गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं सिंपल बॉन्डिंग सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे। ये आपका लेक्चर 15 है। आज स्टूडियो में ना पहुंच पाने के कारण ये आपको जो लेक्चर है वो यहीं से इसी फॉर्म में मिलेगा। तो थोड़ा सा आप सभी लोग जुड़िएगा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सहयोग करिएगा। अपना कमेंट आप करेंगे, कमेंट हो सकता है हम पढ़ें या नहीं पढ़ पाएँ, तो आप अपने जवाब नियमित रूप से करेंगे और दूसरे आरडी से सहयोगी अध्यापक हमारे साथ जुड़ेंगे, वो मेरी आरडी से आंसर भी करते रहेंगे। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज हल करेंगे हम लोग सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स चैप्टर जो चल रहा था। कुछ क्वेश्चन उसमें करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई थ्योरी पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी इंग्लिश वाली कोई बात नहीं है, एक्सप्लेन दोनों ही भाषा में करेंगे। क्वेश्चन को समझिएगा और आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जब इसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, जिसमें जितने भरे जाते हैं 2, 6, डी में 10, एफ में 14, इस तरीके से ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लगाना है। तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था, एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए किस फॉर्म में उसको लगाते हैं, ऑर्बिटल्स का एनर्जी किस तरीके से सेट किया जाएगा। तो वो रूल था N+L रूल। आपको याद है N+L रूल जो है वो किसने दिया? हॉफबाउ ने, ठीक है। हॉफबाउ साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया N+L रूल। तो कहते हैं कि क्या एनर्जी का ऑर्डर होगा कि पहले ऑर्बिटल कौन सा भरा जाएगा। तो जिसमें N+L की वैल्यू क्या होगी, आप सभी लोगों को याद होगा, क्या होगा? मिनिमम होगी, है ना। N+L की वैल्यू मिनिमम होगी तो वो पहले भरा जाएगा। यदि N+L की वैल्यू सेम है तो N जिसमें मिनिमम होगा उसको पहले भरा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें पहले ऑर्बिटल कौन भरा जाएगा। तो 1s तो सबसे पहले आएगा ही आएगा। 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? तो यहाँ अगर आप जाते हैं तो n की वैल्यू 3s के लिए 3 होगी, s के लिए l की वैल्यू 0। तो 3s में अगर यहाँ 3s में मैं N+L अगर निकालता हूँ तो यहाँ 3 प्लस और s की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 3। और अगर 2p की बात करें तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, 2 यहाँ लिखा है, यहाँ भी 3 हो गया। क्या लिखा है कि दोनों में जब सेम वैल्यू आ जाए N+L की, उस समय जो n की वैल्यू मिनिमम रखेगा उसको पहले भरेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले आप 2p भरेंगे, फिर उसके बाद 3s आएगा। बात क्लियर होनी चाहिए सबको। क्या N+L मिनिमम होगा उसको पहले भरेंगे। यदि N+L सेम आता है तो n की वैल्यू जिसमें मिनिमम होगी उसको पहले भरेंगे। आगे चलते हैं, 4p एंड 3d। तो L के लिए, p के लिए L की वैल्यू 1 और 4, 4 और 1 5 हो गया यहाँ पे, और 3, और इसके लिए L की वैल्यू 2, 3 और 2 5, दोनों में ही 5 आ गया। और इसके लिए अगर आप जाएंगे 5 + 0 तो इसके लिए भी 5 आ गया। तो इन तीनों में आप कैसे लिखेंगे? जिसमें n की वैल्यू कम उसकी ऊर्जा कम, उसके बाद n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसको आगे बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा उसकी ऊर्जा किसकी? 5s की। इसके आगे बढ़ते हैं तो 4 इसमें और 2 d का, तो 4 और 2 6 हो गए, यहाँ 4 और 3 7 हो गए। तो इस ऊर्जा के क्रम में पहले 4d सबसे बाद में 4f। तो ये ऊर्जा का क्रम होगा, कहते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में चले जाते हैं। तो पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी में इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s, फिर 4d, फिर 4s। कैसे निकालेंगे? N+L के रूल से आप निकालेंगे। N+L का मान जिसमें कम होगा उसको पहले भरेंगे, फिर N+L की वैल्यू अगर सेम आती है तो n को भरेंगे। यदि ये पहला वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है तो एक बार फटाफट से यस सर लिख दीजिए कमेंट में, जिससे कि बात क्लियर हो जाए। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से यस सर लिख दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो जाए बात। N+L रूल कह दें या हॉफबाउ रूल कह दें, बात एक ही है, तो कमेंट करिएगा। फिर आगे चलते हैं, N+L निकालना आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हैं या थ्योरेटिकल हैं, साथ साथ में लेते हुए चलेंगे। हमने आपको बताया था कि कमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि क्लास वहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से मेरे बैठे साथी अध्यापक जो हैं वो आपको कमेंट का रिस्पांस देते रहेंगे साथ में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रारूपी तत्व, और जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, प्रारूपी तत्व किसको कहा जाता है बच्चों? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से, प्रारूपी तत्व को इसके नाम से जाना जाता है। तो वो कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी कक्षा है यानी कि बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, बात इनकी हो रही है। तो जो संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल क्या है? एस ऑर्बिटल में होते हैं, या लोकेटेड इन आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड मेजर एनर्जी लेवल, जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है उसके बाह्यतम कक्ष में होते हैं, या नाभिक के बहुत करीब में होते हैं, या लोकेटेड इन इनर मोस्ट ऑक्यूपाइड सेल, जो भरी हुई सेल होती है उसमें अंदर वाले होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है मेरे बच्चों? बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ लिखा है लोकेटेड इन आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड मेजर एनर्जी लेवल। तो जो मुख्य ऊर्जा स्तर है, मुख्य ऊर्जा स्तर होता है बाहर का, उस मुख्य ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है वो मुख्य ऊर्जा स्तर कौन सा है? बाह्यतम जो कक्ष है वो आउटर मोस्ट सेल है, उसके इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चाहे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हों या किसी भी प्रकार के कोई भी एलिमेंट्स हों, उन सब के लिए अगर आपसे पूछता है कि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो याद रखिएगा हमेशा बैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कि जो बाह्यतम कोष होता है, बाहरी कोष है, उसके इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है, मुख्य ऊर्जा के स्तर के इलेक्ट्रॉनों को बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ऐसी कक्षा को जो बाह्यतम कक्ष होती है उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सब लोगों को बात क्लियर है? तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट? कौन सा पेयर ऐसा है जिनके एलिमेंट दिए गए, जिनके तत्व दिए गए हैं और उनके सामने उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन दिए गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था कि बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है जी। यहाँ एक बात कर लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास मैग्नीशियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है। पहली कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 है, तो 2, 8, 2, बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 12 का। अब ऐसे ही लिखा हो कि मैग्नीशियम के सामने 2, तो हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में क्या होगा बच्चों? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये करेक्ट है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट बताना है आपको कि कौन सा पेयर ऐसा है जो इनकरेक्ट है। तो दूसरा आता है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन कहाँ है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये क्या है? हैलोजन परिवार के तत्व हैं, और इनके सभी के संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप फ्लोरीन 9 की बात करें तो 2,7, क्लोरीन 17 की अगर आप बात कर लें तो बच्चों 2, 8, 7, ठीक है। अगर आप सल्फर की बात कर लें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, और यहाँ कितने लिखे हैं संयोजी कक्षा में? केवल 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही जो है बहुत अच्छे, क्या होगा? इसके जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 4 लिखे हुए होना क्या चाहिए? 6। स्ट्रोंशियम की बात करें तो ये क्या है? ये सेकंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो इनके सभी के संयोजी कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये भी सही है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा तत्वों का कौन सा युग्म है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन इनकरेक्ट दिए गए हैं? तो इनकरेक्ट कौन से दिए गए हैं बच्चों? आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विथ रिगार्ड ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज दी है जिसमें ऑक्सीजन पर डबल नेगेटिव लगा है जिसका भार 16 दिया है, फ्लोरीन पर एक नेगेटिव है जिसका भार 19 दिया है, नियोन है जिसका भार 20 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, इस पर बात करते हैं। ऑल दीज स्पीसीज कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, क्या सभी स्पीसीज 10 इलेक्ट्रॉन रखती हैं? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 10 हो जाएगा, चेक करते हैं दूसरे पे। फ्लोरीन का 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 10 हो जाएगा। अगर आप नियोन की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक उसका ऑलरेडी 10 होता है, तो सबके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल दीज स्पीसीज कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात करते हैं, द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑल 3 स्पीसीज इज 27। तीनों स्पीसीज के न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दें तो क्या 27 होती है? तो आइए चेक कर लेते हैं इनकरेक्ट है या करेक्ट है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 16 है, 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, प्लस फ्लोरीन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 9 होता है, 19 भार है, घटाएंगे कितना बचेगा 10, प्लस तीसरे पर आते हैं नियोन में, नियोन का 10 है परमाणु क्रमांक, भार है 20, 10 से घटाएंगे 10 बचेगा, टोटल आंसर आया है 28 और यहाँ क्या दे रहे हैं 27, इसका मतलब ये इनकरेक्ट होगा। इसी तरीके से ने कहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 3 स्पीसीज इज 28, क्या तीनों को जोड़ के 28 होते हैं? तो आइए चेक करते हैं। पहले का परमाणु क्रमांक 8 है तो जितना परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर फ्लोरीन में 9 होगी और तीसरे में 10 होगी, तो 10 और 9 19 और 8 27, तो ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। सम ऑफ द प्रोटॉन्स इन 3 स्पीसीज इज 28, अच्छा 27 हो रहा है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्या आंसर आ रहा है बच्चों 27 और यहाँ पे दे रखा है 28, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। बोथ फ्लोरीन नेगेटिव एंड नियोन कंटेन्स 20 न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है। फ्लोरीन में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो 10 है, क्या तो परमाणु क्रमांक 9 है, परमाणु भार 19 है, 10 न्यूट्रॉन बचे, और नियोन में भी 10 बचे, तो 10 और 10 20 न्यूट्रॉन हो गए, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही हो गए। क्या कि तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट है। दोनों स्पीसीज, एक फ्लोरीन का सिंगल नेगेटिव है, 9 परमाणु क्रमांक है इसका, 9 19 - 9 बराबर 10, और 10 ही आपका नियोन, 10-10 20 हो गया, तो कहते हैं क्या 20 न्यूट्रॉन है? हाँ, तो 20 न्यूट्रॉन है। ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, केवल एक नहीं होगा बच्चों, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? विच ऑफ फॉलोइंग नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द नोबल गैस? कौन सा ऐसा है जिसके पास अक्रिय विन्यास का धारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ नोबल गैस, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें बराबर हो उसको कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। और अक्रिय गैसें क्या होती हैं? हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये आपके नंबर हो गए। तो क्या इनमें से किसी के पास क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, या किसका ऐसा है जिसका नहीं है? तो चेक करते हैं। सल्फ़र का 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 18 हो जाएगा। और क्या 18 कोई इनर्ट गैस है? जी हाँ, वो आर्गन है। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 होता है, 56 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितना बचेगा? 54, और 54 पर इनर्ट गैस क्या है? जीनॉन। एल्यूमिनियम का 13 होता है और 13 से 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन पर होती है इनर्ट गैस आपकी नियोन। अब बात आती है बिस्मथ की Sb की, यानी कि एंटीमनी से कहा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 51 है। 51 से 3 निकलने के बाद 48 बचा, और 48 पर तत्व कैडमियम होता है। यहाँ पर कोई इनर्ट गैस नहीं है, यानी यही पूछा था कि ऐसा कौन सा है जो जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इनर्ट गैस के, अक्रिय गैस के बराबर नहीं है। तो पहले में निकाले 18 इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरे में 54, तीसरे में 10,
जो कि सभी इनर्ट गैस के बराबर हैं। एक कैडमियम 48 निकला जो कि इनर्ट गैस के बराबर नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। केवल इलेक्ट्रॉनों को त्यागने या ग्रहण करने के ऊपर ही क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद सम इलेक्ट्रॉनिक यानी जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है ऐसे स्पीसीज की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6। SO3 डबल नेगेटिव है, सल्फाइड आयन बोला है। पूछा है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए क्या होंगे। तो कैसे बनाओगे? सल्फर है आपका S, डबल बॉन्ड से O, डबल बॉन्ड से O, 4 हो गई वैलेंसी। उसके बाद एक और ऑक्सीजन आपको जोड़ना है तो डबल बॉन्ड से O SO3 हो जाएगा। ठीक है, सल्फाइड आयन पूछा है SO3 डबल नेगेटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4। इस तरीके से उन्होंने पूछा है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या किया? सभी के लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार क्या किया? इलेक्ट्रॉन रख दिए। यहाँ क्या निकालेंगे? थोड़ा सा फिर से बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को बेटा। SO3 डबल नेगेटिव लिखा है, 2 माइनस है, 3 ऑक्सीजन है। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहले क्या करते हैं कि सबको पहले जोड़ते हैं सिंगल से, उसके बाद करते हैं वैलेंसी पूरी। तो ऑक्सीजन की डबल से हो गई, 2 माइनस हैं तो एक एक माइनस लगा दिए। अब ये सही स्ट्रक्चर बना है क्योंकि वैलेंसी इसकी 4 आएगी। SO3 में जिसको निकालते हैं उसको X मानते हैं, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2 होल पावर -2, तो X इक्वल टू हो जाएगा +6 -2 X इक्वल टू +4, यानी कि सल्फर +4 में इसलिए 4 बॉन्ड बनाएगा। आइए देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके लुईस स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं। सभी के इलेक्ट्रॉन रख दिए बॉन्ड पर, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, इसके भी आप 6 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, 1 2 3 2 5 और 1 6। एक बंद बनाने में भाग ले लिया, 7 हो गए, और एक माइनस है किसी से ले लिया, 8 हो गए। 2 2 4 2 6 7 और एक माइनस वाला 8। अब क्या करना है आपको? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने हैं। 1 2 ऑक्सीजन में जोड़ेंगे, 6 इसके हो गए, और 6 होने के बाद इसके 8 हो गए, 6 हैं और एक किसी से ले रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक किसी से लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? एक तो बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा, 5 और 1 6 ही रहेंगे। ठीक है, क्या होगा? 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बना है तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, और बीच वाले के भी इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। बंद बनाने में भाग नहीं लेगा क्योंकि 1 2 3 4 4 और 2 6, तो +6 हो गए। 6 6 और 6 किसके पास? 6 किनारे वाले ऑक्सीजन पर, 6 ऊपर वाले पे, 6 किनारे वाले पे, और एक और 6 छूट गए किसके? बीच वाले के। तो 6 6 6 4 बार कितने हो गए? 24। फिर से एक बार समझ लीजिए अगर बात समझ में नहीं आई है। सल्फर के वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? सल्फर के 6, और ऑक्सीजन के 3 3 के जोड़ लीजिए, सबके कितने इलेक्ट्रॉन? 6 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 6 चौको 24 हो गए। थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। 24 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखे हैं, माइनस है, तो आंसर अपना जाएगा बेटा 26। 2 माइनस और है, माइनस का होने का मतलब है 2 प्लस और होंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 26। सॉरी 24 नहीं होगा, क्या होगा? 26 करिएगा। ठीक है, 6 6 सभी के वैलेंसी सेल के, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हैं, तो 6 × 4 बराबर 24 प्लस 2 बराबर 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, इन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ OF2 मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, OF2 हो गया,
वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे 6, ठीक है। 6 में से 2 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, ऐसे लिख दीजिए आप ना। इसके 7 होते हैं, यहाँ 7 लिख दीजिए। और बीच के क्या कह रहा है, लोन पेयर। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक चला गया फ्लोरीन के साथ, एक चला गया फ्लोरीन के साथ, 2 बचे पेयर ऐसे जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। तो ऐसे पेयर जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको लोन पेयर कहा जाता है, और जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहा जाता है। जैसे ये बीच में 2 हैं, एक इधर से एक इधर से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, बॉन्ड पेयर। और जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है उसको कहेंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द ऑक्टेट रूल। कौन सा ऐसा है जो अष्टक नियम को तोड़ता है, जिसमें अष्टक नियम नहीं लगता है, ठीक है। तो PCl5 की बात करें, एक P है, फॉस्फोरस के वैलेंसी सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन वहाँ पर जुड़ जाएगा ऐसे ऐसे। तो क्लोरीन एक से साझा करेगा, एक से साझा करेगा, और 5 इसके पास ऑलरेडी हैं, 5 हैं और 3 क्लोरीन से ले लिए। तो 5 तो वैलेंसी सेल के और 3 ले लिए, तो 5 और 3 कितना हुआ बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दूसरे का चेक करेंगे, कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 होते हैं और 4 ब्रोमीन से जुड़ गया, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन से जुड़ा है बच्चों, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं आर्सेनिक पर। आर्सेनिक कहाँ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये नाइट्रोजन की फैमिली है, और इसके सभी के वैलेंसी सेल में 5-5 होते हैं। चेक करके देख लो, नाइट्रोजन का 7 है, पहले में 2, दूसरे में 5। 15 वाले की बात करो तो 2, 8, 5, तो यानी कि आर्सेनिक के 5 और 5 फ्लोरीन से जुड़ गया, 5 और 5 10। यही एक ऐसा आपके साथ कॉम्प्लेक्स हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, जो क्या कर रहा है, अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है, अष्टक नियम को तोड़ रहा है। बात क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 8, विच मॉलिक्यूल हैज़ ए लीनियर अरेंजमेंट। कौन सा अणु ऐसा है जो लीनियर अरेंजमेंट रखता है अपने सभी अणुओं के साथ। CH4 सभी जानते हैं बच्चों कैसा बनता है, टेट्राहाइडल। H2O की बात करें कैसा बनता है, वेंट, क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। अगर CO2 की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक लोन पेयर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, इधर डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन होगी, इधर होगी, डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0, और कैसा हो जाएगा, लीनियर। तो CO2 कैसा होता है, लीनियर। यही उसने पूछा है कि कौन सा ऐसा है जिसका अरेंजमेंट लीनियर है। चलिए आइए NH3 का भी देख लें। एक N के साथ 3 H जुड़े हुए हैं, NH3, और यहाँ पर एक क्या होगा, लोन पेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे बना होगा ऐसे, लीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर अपना, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, CO2। C आंसर लिख दीजिए, ठीक है, C आंसर हो जाएगा सही। CO2 जो है वो लीनियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, विच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। कौन सा अणु ऐसा है जो अध्रुवीय है, नॉन पोलर है। आप जानते हैं पोलरिटी, जैसे H2SE लिखा है, ये सल्फर की फैमिली से आता है, सल्फर की फैमिली से है, तो इसके पास होंगे 2 लोन पेयर, तो इसके H जो जुड़े होंगे वो होंगे वेंट। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका डायपोल मूवमेंट जरूर आएगा। अगर आप दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, जैसे BeH2 है, तो बेरिलियम के परमाणु क्रमांक होता है 4, बाह्यतम कक्ष में 2 है, और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कैसा बनाएगा, लीनियर। और लीनियर है, और डायपोल मूवमेंट कैसा होगा, म्यू बराबर 0, और म्यू बराबर 0 होगा तो हमने कंडीशन पढ़ी है कि म्यू बराबर 0 पे अणु कैसा होगा, अध्रुवीय।
तो नॉन पोलर होगा। बात समझ गए? अगर डायपोल मोमेंट आएगा तो उस डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की माप है, तो कहीं ना कहीं पोलर है। तो पहला अणु भी कैसा है? पोलर। तीसरा भी कैसा है? पोलर। क्यों? इस फास्फोरस के पास 3 फ्लोरीन ऐसे जुड़े हुए हैं और वो खींचेंगे चार्ज को अपनी तरफ और ऊपर वाला खींचेगा अपनी तरफ। चार्ज का क्या होगा? डिस्टॉर्शन। और जो ये लीनियर है, डायपोल मोमेंट है 0, वही कैसा हो जाएगा? आध्रुवी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग क्या करेंगे? नॉन पोलर है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन कंसेप्ट नहीं है, बस समझते हुए चलिए। जो एक बार पुराना चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं वो सभी के क्वेश्चन हम लोग ये समझ लीजिए कि ये रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पीसीज। H2 लिखा है और उस पर लगा है प्लस, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बता दीजिए, फटाफट से कमेंट कर दो बच्चों। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के अणु मिले होंगे तब H, ठीक है, 2 बार मिला तब क्या बना? H2। एटम मिलकर क्या बनाए H2 का बच्चों? मॉलिक्यूल। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो गए? 2। तो 2 में से एक डोनेट और कर दिया है, फिर से रह गया केवल 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे दूसरा पूछा है H2 में बता दीजिए, सही है आंसर। देखो बच्चों, H2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 होता है, 2 हाइड्रोजन मिले 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, और 1 त्याग दिया 1 रह गया। अब कहते हैं H2 सिंगल नेगेटिव में बता दो सर इलेक्ट्रॉन कितने? तो 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, H2 नेगेटिव में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कह दे O2 सिंगल पॉजिटिव में बता दीजिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो 8 दूने हुआ 16, और 16 इलेक्ट्रॉन में से क्या हुआ? 16 इलेक्ट्रॉन -1, क्योंकि प्लस लगा है वो किसी को दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन बचे। तो बस यही बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि He2 प्लस में बता दीजिए सर, उसके बाद बता दीजिए H2 में, और उसके बाद बता दीजिए H2O प्लस में कितने होंगे। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर माइनस लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, अगर प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वांटम नंबर से आ जाते हैं। क्वांटम नंबर से कुछ क्वेश्चन है, क्या है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें ये संख्या दे रखी है n बराबर 4। n बराबर 4 होने का मतलब क्या? सेल हो गई 4, चौथी कक्षा। अगर n बराबर 4 है तो l के मान आप जानते हैं क्या होंगे? 0 से लेकर n-1 तक, n-4, और एक घटा दो कितना बचा? 3। तो 0 और 3 के बीच में 1, 2 ऐसे हो गए l के मान। फिर उसने क्या बोला? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस एटम में? आगे चलते हैं। m इक्वल टू -1/2 लिखा है, ms इक्वल टू होगा, ये आखिरी वाली जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसमें -1/2 लिखेंगे ऐसा। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? अगर चौथी में है, चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n² होता है। कितना होता है? 2n²। इससे हमें कुछ नहीं पता कर सकते, इससे केवल हम क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ये तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। तो चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² से निकाल सकते हैं। जब हमने आपको इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम बताए थे तब वहाँ बताया था पहला नियम कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। तो n बराबर हो गया कक्षा की संख्या, लगा दो 2 गुणे 4 का वर्ग 16, और 16 बराबर 32 हो गया। इसका मतलब क्या कि चौथी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो सकती है। n से ही निकल जाएगा, m की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन m तब बता सकते थे या s तब बता सकते थे जब l की वैल्यू क्लियर होती। तो l की वैल्यू यहाँ 0, 1, 2, 3 सब आ रहे हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एटम इन ए क्वांटम नंबर, जिसमें n बराबर 4 है। ऐसे ही पूछ ले, n बराबर 3 है
n बराबर 3 होने का मतलब थर्ड सेल है, तीसरी कक्षा है, n बराबर 3 है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n²। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n का स्क्वायर, 2 इंटू 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। कितने कुल इलेक्ट्रॉन होंगे? जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो रही सबको? बोलो बच्चों, लिख दो एक बार, सबको क्लियर है? दो बातें बता दो, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² और किसी भी उप कक्षा में 2 इंटू 2l+1, बस यही भरा जाता है। ये दो बातें हम लोगों ने पढ़ी। और किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। यूजिंग SPD नोटेशन। SPD आपको नोटेट करते हुए डिस्क्राइब करिए किस ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर दिए गए। आज ही ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़कर आए हैं। n इक्वल टू अगर 1 है तो 1 लिखा जाएगा और l इक्वल टू 0 है तो s लिखा जाएगा। आप लोगों को पता है कि l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पे अगर l इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? s ऑर्बिटल की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1s हो जाएगा। अगला नोटेशन आप लोग करेंगे, फटाफट से कमेंट करिए भाई। n बराबर 3 है, n बराबर 3 है और l बराबर 1 है तो क्या लिख दिया जाए? यहाँ पे क्या बनेगा? फटाफट से कमेंट करो। चलिए लिख दीजिए क्या होगा। बहुत अच्छे, 3 लिखा जाएगा आगे और इसके लिए लिखेंगे 3p। अगला कमेंट करिए। बहुत अच्छे, अगला भी कमेंट करने लगे। 4 आएगा और 2 के लिए d आएगा, क्या लिखोगे? 4d। अगला बता दीजिए, इसके लिए क्या लिखोगे? 4, आगे लिखा हुआ है 4। l के लिए क्या लिख दो बच्चों? 3। तो क्या हो जाएगा? 1s, 3p, 4d, 4f। ठीक है, 1s, 3p, 4d, 4f ऐसे आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड। जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को जो प्रदर्शित कर रहा है उसके लिए परमाणु क्रमांक बता दीजिए। कि आगे डॉट 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 क्या लिखा होगा तब 3s2 आया होगा। हम जानते हैं कि 3 तब भरा गया होगा जब 2 भर गया होगा, 2p6, और p में तब पहुँचे होंगे जब 2 का s भर गया होगा और 2 का तब भरा जाएगा जब 1 का भर जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। लो भाई आ गया। नंबर गिन दो, क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। नंबर बताइए, लिख दो बच्चों जल्दी से फटाफट से। 3s2 जिसके पीछे आ रहा है लिखो बेटा, क्या होगा? कितना एटॉमिक नंबर आएगा? पूछा है एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट सेल इज रिप्रेजेंटेड। जहाँ 3s2 लिखा है उसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? बहुत अच्छे। चलिए 2p3 की बात करते हैं। 2p3 जिस पर आएगा उसके आगे क्या लिखा जाएगा? p में तब भरा गया होगा जब 2 का s भर गया होगा और इसके पहले 1 लिख गया होगा, तब क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर? फटाफट से लिख दो, कर दो कमेंट एक बार, क्या आ जाएगा? लिखिए भाई। 7 आ जाएगा नाइट्रोजन का। 3d6 है, 3d6। चलिए कैसे लिखते हैं? 3d तब भरा गया होगा जब 3 के पहले ऑर्बिटल 4s भरा गया होगा, इसके पहले 3p भरा गया होगा, इसके पहले 3s भरा गया होगा, इसके पहले 2 का भरा गया होगा, इसके पहले 2 का s भरा गया होगा, इसके पहले 1 भरा गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 20 और 6, 26 एटॉमिक नंबर।
26 सिंबल है जिसका Fe, 7 है नाइट्रोजन, 12 है जिसका वो है मैग्नीशियम। कितना आएगा 26 का लिखा हुआ है। क्लियर हुई सबको बात? तो एक बार फटाफट से यस सर कर दीजिए, इसके बाद आगे पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, फटाफट से लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन 3D के ऑर्बिटल में है। गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एल एंड एम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। क्या है मेरे बच्चों? 3D में है एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एन क्या होगा, एल क्या होगा, एम क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर दो, वेट करेंगे आपके कमेंट का। एन इक्वल टू, सब जानते हैं एन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, जो आगे लिखा होता है। साफ बात, ये तो किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। अब आता है डी, तो एल के मान लिखने हैं 0 1 2 3। एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 लिखा जाता है। तो जब डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वैल्यू आती है 2। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 2। पूछा है पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो आइए जरा पॉसिबल वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होगा। n-1, n माने है 3 और 1 कम कर दो 2, तो 0 1 2 3। पर्टिकुलर डी के लिए तो 2 आएगा। आपका आंसर सही है कि एल की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन पूछा है कि पॉसिबल वैल्यू बता दो। तो पॉसिबल ये है, पॉसिबल हो सकती हैं 0 आ जाए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, लेकिन पर्टिकुलर D1 की बात करी है तो आंसर डी ही सही होगा। और पॉसिबल की वैल्यू की बात करें तो 2 होगा, तो -2 -1 0 +1 +2 ये मान आएंगे। तो जब आप बात डी की करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन केवल भरा जाएगा तो आप बनाएंगे ऑर्बिटल 5 कक्षक और एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, जिसके ऊपर 1 भर गया है वही वैल्यू हो जाएगी m = -2। देखिए बहुत अच्छे सही आंसर दे रहे बच्चे। n = 3 है, l = 2 है, m = -2। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कुछ क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन भी हो गए, डायपोल मूवमेंट के भी हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। 15 क्वेश्चन आपके सामने थे जो आप सभी लोगों ने रिवाइज किए। डायपोल मूवमेंट, पोलैरिटी के क्वेश्चन भी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी क्वेश्चन आ गए। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। सोमवार को फिर लाइव क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।